आज की कक्षा में अपन लोग बात करेंगे हिंदी पैडागोजी का भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र। हम लोगों ने पिछला कक्षा में चैप्टर नंबर 1 को पढ़ लिया था, जिसमें था भाषा अर्जन एवं अधिगम, लिपि के बारे में, बोली के बारे में भी जिक्र किया था। साथ ही साथ भाषा विकास को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक है, उस मुद्दे पर भी अपन लोग बात किया था। लेकिन इससे अगला कड़ी में हम लोग बात करेंगे कि भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं सूत्र। देखिए, अब अगर इस जो है चैप्टर का नाम अगर हम लोग समझ रहे हैं तो बाकी पूरी बात हम लोग को समझ में आ जाएगी। देखिए, भाषा का मतलब हम सबको बात पता है कि हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वही क्या है, भाषा है। जिस माध्यम से हम अपनी बातों को, विचारों को व्यक्त करते हैं वही क्या है, भाषा है। अर्थात अभिव्यक्ति का माध्यम ही क्या है, भाषा है। शिक्षण का मतलब होता है पढ़ाना। शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। याद रखिएगा, शिक्षण का मतलब पढ़ाना। सिद्धांत का मतलब होता है थियरी, है ना, या कह सकते हैं जो है थियरी, या तरीका कह सकते हैं, कंसेप्ट कह सकते हैं, तरीका। और सूत्र मतलब ये हो गया आपका तरीका या विधि, यानी किस प्रकार से बालक को जो है पढ़ाया जाएगा और किस विधि से और किस तरीका से, किसको, भाषा को। हम लोग इस चैप्टर में इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमने क्या कहा, हम लोग पढ़ाई करेंगे कि भाषा को आखिर बालकों को किस तरीका या विधि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। एक एक मुद्दे पे बात करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि भाषा शिक्षण का अर्थ आखिर होता क्या है। तो देखिएगा, भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है अथवा वह माध्यम है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया यानी प्रोसेस या वह माध्यम है जिसमें इस बात पर बल दिया जाता है कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। हमने आपको पहले ही बताया, शिक्षण का मतलब ही होता है पढ़ाना। शिक्षण का मतलब ही होता है पढ़ाना, और बालकों को कैसे पढ़ाया लिखाया जाए, यही बात कहता है भाषा शिक्षण। हमने कहा कि पढ़ाना लिखाना कैसे सीखता है और किसी बच्चे को पढ़ना लिखना किस प्रकार से सिखाया जाए। आखिर कैसे सीखेगा और किस प्रकार से सिखाया जाए ताकि वह भाषा का समय के साथ प्रयोग कर सके। साथ ही बच्चे की भाषा को समाज की व्यवस्था के अनुरूप ढालने की भी भाषा शिक्षण की क्या होती है, आवश्यकता होती है। साथ ही साथ बालक को जो है समाज के अनुसार ढालने के लिए, समाज में किस प्रकार से हम लोग बातचीत करेंगे, किस प्रकार से बोलेंगे, अपने विचारों को रखेंगे, इसके लिए भी हमें भाषा शिक्षण की आवश्यकता होती है। अर्थात जब तक भाषा को सीखेंगे नहीं तब तक विधिवत तरीका से हम भाषा का उपयोग नहीं कर पाएंगे, कह रहे हैं। अर्थात इतना बात आपने समझा। अगर कुल मिलाकर के कुछ नहीं समझ में आया तो हम आप यहाँ कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण क्या है, तो पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, तो शिक्षण कहलाएगी। पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी, शिक्षण कहलाएगी। कि बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए और बच्चे को क्या पढ़ाया जाए, किस विधि से पढ़ाया जाए, किस तरीका से पढ़ाया जाए, यही हमें कौन बताते हैं, भाषा शिक्षण। कौन बताते हैं, भाषा शिक्षण बताते हैं। आगे देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत क्या होता है, तो समझिएगा। कह रहे हैं कि जिस प्रक्रिया के आधार पर बच्चों को पढ़ाना होता है उसी प्रक्रिया को शिक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। यानी हम आप जब मास्टर नहीं बनेंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे को जिस विधि से, जिस तरीका से पढ़ाएंगे, बताएंगे, जिस प्रक्रिया के माध्यम से बताएंगे, वही प्रक्रिया क्या कहलाएंगी, शिक्षण का सिद्धांत कहलाएगी। तो आपने समझा भाषा शिक्षण क्या है, तो बालकों को पढ़ने पढ़ाने की प्रक्रिया ही भाषा शिक्षण कहलाती है। और भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है, तो जिस प्रक्रिया से, जिस विधि से, जिस कंसेप्ट से बालक को पढ़ाया जाएगा वही प्रक्रिया, वही विधि क्या कहलाएगी, शिक्षण का सिद्धांत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, तो शिक्षण का सिद्धांत कहलाएगी। आगे बात करते हैं हम लोग हिंदी शिक्षण, आगे बात करते हैं, नोट में कुछ लिखा हुआ है, देखिएगा क्या, कि शिक्षण सिद्धांत अध्यापकों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षण मतलब पढ़ाना, शिक्षण माने बच्चे पढ़ाएगा कौन, मास्टर पढ़ाएंगे, शिक्षक भी पढ़ाएंगे। तो भाषा शिक्षण का सिद्धांत क्या बच्चों के लिए होगा, नहीं, ये किसके लिए होगा, मास्टर यानी शिक्षक के लिए होंगे, कि बालक को आखिर कैसे पढ़ाया जाएगा।
तो ध्यान से सुनेंगे बात को कि शिक्षण सिद्धांत अध्यापकों के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। शिक्षण सिद्धांत किसके लिए नहीं होता है? बच्चों के लिए नहीं होता है। किसके लिए होता है? तो शिक्षक यानी अध्यापक के लिए होता है। आइए अब हम लोग और थोड़ी बात कर लें। कह रहे हैं कि शिक्षण सामग्री का उपयोग, देखिए शिक्षण माने पढ़ाना, सामग्री माने वस्तु यानी शिक्षण सामग्री का उपयोग सदुपयोग करने के लिए कुछ शिक्षण सूत्र और सिद्धांत आदि की पालना करना पड़ता है। कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि शिक्षण जो है वो बेहतर बनाए, एकदम अच्छा बनाए, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हमें बहुत सारे शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना होगा। साथ ही साथ हमें बहुत सारे शिक्षण सूत्र और सिद्धांत का उपयोग करना पड़ेगा। देखिए शिक्षण सूत्र व सिद्धांत, शिक्षण सूत्र व सिद्धांत कुछ ऐसा काम करता है जैसा जब हम कोई फसल बोते हैं तो उस खेत में खाद डालते हैं कि नहीं डालते हैं जी? मान के चलिए फसल बो दिए, अगर खाद न डाले तो क्या नहीं उपजेगा? उपजेगा। लेकिन क्या कैसे उपजेगा? कम उपजेगा, कम मंजा देगा, है कि नहीं? लेकिन अगर उसमें खाद पानी टाइम पर डालते हैं तो क्या होता है? ज़्यादा उपजवार होता है, ज़्यादा पैदावार होता है कि नहीं होता है? ठीक उसी प्रकार से एक शिक्षक को यदि शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत का ज्ञान नहीं होगा तो वो भी पढ़ा पाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा पाएगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बगैर खाद दिए हुए क्या फसल होती है, लेकिन जब हमें खाद का देते हैं फसल में तो अच्छा लहलहाता है, तो वैसे यदि बालक को शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि या फिर शिक्षण सिद्धांत या शिक्षण सहायक सामग्री सबके माध्यम से पढ़ाता है तो ठीक जैसे फसल के लिए खाद काम करता है वैसे बच्चे के लिए शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधि या फिर शिक्षण सहायक सामग्री आदि सब काम करता है। बात समझ में आया? तो क्यों जरूरी है हमें शिक्षण जो है सूत्र का या सिद्धांत का उपयोग? इतनी बात कोई दिक्कत? आइए हमने कहा ये सूत्र या सिद्धांत उसके शिक्षण की खाद होते हैं। खाद समझे ना कौन वाली? वो जो फसल के लिए खाद वो अलग है, ये बच्चों के लिए खाद है। इसी के बल पर वह अपने शिक्षण को समृद्ध बनाता है जो निम्नलिखित है। अब हम लोग एक एक सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जानेंगे। देखिए इसी क्रम में हमारा जो सबसे पहला सिद्धांत है इसका नाम है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का, देखिए इसमें नाम में ही काम है। अच्छा क्रियाशीलता होगा तो क्या क्रियाशीलता होगा तो कोई बच्चा सुतल होगा क्या? कोई ना कोई काम में क्या होंगे? संलग्न होंगे, कोई ना कोई काम में जुड़े होंगे, तभी ना क्रियाशीलता होगा। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई बालक अगर विद्यालय में बैठे आए हैं तो उसे केवल उसको बैठा दीजिए, आप केवल लेक्चर देते रहिए, पढ़ाते रहिए, ऐसे नहीं होगा। बल्कि जब आप पढ़ा रहे हैं तो कोई गतिविधि से पढ़ाई को जोड़िए ताकि बालक भी क्या रहे? एक्टिव रहे। बालक भी एक्टिव रहे यानी बालक भी उसमें संलिप्त रहे, संलग्न रहे। अब कहेंगे कि सर कैसे अगर पढ़ाया जाए तो बालक भी एक्टिव होंगे? तो इसका एक महत्वपूर्ण यह योगदान हो सकता है कि जो भी आप पढ़ाते हैं तो बालक को साथ साथ अपने क्या करिए? बोलवाइए। एक तो एक्टिव होने का पहला तरीका है। दूसरा, आप बीच बीच में कोई आशु भाषण है ना, बालक से कोई जो है प्रश्न पर वाद विवाद कर लीजिए या आपस में ग्रुप डिस्कशन करिए। कोई बच्चे को खड़ा करके पूछ लीजिए कि इसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा। इससे बालक क्या रहेंगे? एक्टिव रहेंगे। इससे बालक एक्टिव रहेंगे और मास्टरनी लोग को एक फायदा भी हो जाएंगे। इससे क्या फायदे? अगर जिसको क्रियाशीलता का सिद्धांत पता है इसका मतलब होता है कि बालक को क्या रखना है? एक्टिव रखना है। अगर सुस्त कर दोगे तो हल्ला उल्ला करने लगेगा। तो ऐसे करो, इसको बोल दो कि चलो बेटा यह जो कहानी है इसको एक बार पढ़ो। अब आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट लगेगा, तब तक स्कूल में बैठ कर आराम से ठंडी मौसम में क्या करेंगे? बुनाई कर लेंगे, स्वेटर वेटर। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत ना पता रहेगा तो ओकरा कोई काम में लगेबे नहीं कि अपना शुरू कर दिया, हल्ला करेगा कि नहीं करेगा। तो इसीलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत आप लोगों को पता होना चाहिए खास करके। क्या जी? देखिए क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चे को बेहद सजग व सतर्क बनाने हेतु, बच्चों को बेहद सजग व सतर्क बनाने हेतु पठन वाचन लेखन के साथ साथ अनेक नव नवीन कार्य, नव नवीन मतलब नया कार्य और तरह तरह के प्रश्न पूछना, अभ्यास करवाना, श्रुत लेखन करवाना, श्रुत लेखन समझते हैं, डिक्टेशन लिखवाना और साथ ही साथ साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। क्या इससे बालक सुस्त रहेंगे?
इससे बालक क्या होंगे? एक्टिव रहेंगे। होगा कि नहीं होगा? थोड़ा सा गर्म पानी पहले दे दीजिए हमको, गर्म पानी। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करेंगे अनुकरण का सिद्धांत। इसका बात करेंगे अनुकरण का सिद्धांत। अब ये अनुकरण का सिद्धांत क्या कर, देखिए हम लोग इस बातों को सीडीपी सब में भी पढ़े हैं जी। अनुकरण मतलब केकरो देख करके ही क्या करेगा? नकल करेगा कि नहीं करेगा? तो यही कह रहे हैं अनुकरण का सिद्धांत कि बच्चे अपनों से बड़ों का, अच्छा अनुकरण के कर करता है अधिकतर अपनों से बड़ों का, या नहीं तो अपने साथियों का, या नहीं तो अपने माता पिता का, या नहीं तो किसी फिल्म स्टार का, किसी न किसी का, जो कहते ना कि हमारे जो है मैं इसी के अनुरूप चलता हूँ, मैं इसी को जो है अपना उसको क्या कहते हैं जी, आइडियल मानता हूँ, हाँ रोल मॉडल मानता हूँ। आप देखते हैं एक समय में था मूवी सलमान खान का तेरे नाम, बहुत समय की है। उस समय में जो लड़कों का बाल भी हुआ करता था वैसे ही कटिंग। आज भी बहुत सारे जो हीरो हीरोइन या फिर जिस किसी राजनेता या किसी को भी अगर अपना आइडियल मानता है उसी के अनुसार सब कुछ ढालने का प्रयत्न करता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे, चूंकि बालक का रोल मॉडल कौन होता है? उसके लिए उसका शिक्षक ही होता है, क्योंकि सर्वाधिक समय वो किसके साथ व्यतीत करते हैं? शिक्षक के साथ। और अगर शिक्षक ही अपना व्यवहार, अपना उच्चारण है ना, अपना जो है वार्तालाप अगर शुद्ध सही अच्छे नहीं रखेंगे तो बालक भी क्या सीखेंगे? वैसे ही ना सीखेंगे, क्योंकि अनुकरण किससे वो करेंगे? शिक्षक से करेंगे। और इसीलिए अनुकरण का सिद्धांत कहता है, अनुकरण का सिद्धांत कहता है कि आप अपना व्यवहार को, आप अपने जो है उच्चारण को, आप अपने शब्द को क्या रखें? एक मर्यादित रखें, एक जो है जेंडर रूढ़िवादिता से परे रखें, मुक्त रखें, दूर रखें, है कि नहीं? नहीं तो वही चीजों को कौन अनुकरण करेगा? बालक अनुकरण करेगा। तो हमने कहा कि बच्चे अपनों से बड़ों का या आदर्श का, जिसको रोल मॉडल मानता है, या फिर अच्छे साथी के क्रियाकलापों का अनुकरण करते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षक का अपना उच्चारण साफ और शुद्ध रखना चाहिए, साथ ही व्यवहार भी अच्छी रखना चाहिए। मैं कभी किसी के साथ कोई जो है व्यवहार ऐसा करता हूँ जिससे आपको अलग सा लगे नहीं, मैं सबों के साथ इक्वल व्यवहार करता हूँ। कारण क्या है? नहीं तो तुरंत आपके दिमाग में ये चीज आ जाएंगे कि हमारे साथ व्यवहार नहीं करते, तो वही चीज आप सीख लीजिएगा, आप भी केकरो साथ नहीं करिएगा, है ना। आगे देखिए, हमारा अगला सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत नाम में ही काम है। हम लोगों ने चैप्टर जो 10 नंबर में सीडीपी में पढ़ा था, या 9 नंबर में, है ना, 10 नंबर में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि इस दुनिया में कोई भी यदि बालक होगा, चाहे जुड़वा बहन भाई क्यों न हो, उसमें भी कुछ ना कुछ अंतर होता है। चाहे वो आकार में हो, प्रकार में हो, गुण में हो, कुछ में ना कुछ में अंतर होगा। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहता है कि जब आप मास्टरनी बनेंगे तो आपके कक्षा में एक परिवेश से, एक क्षेत्र से या एक ही प्रकार के एक ही प्रकार के बालक नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि सभी में क्या होती है कि सीखने का स्वरूप, सीखने की गति अलग अलग होती है, और आप सबको एक ही तरीका से सिखाइएगा तो होगा नहीं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत बताता है कि सभी बालक के सीखने की गति अलग अलग दर पर होती है, अलग अलग विधि से होती है। इसलिए हम आप एक शिक्षक होने के नाते एक चीज को कई विधि से, कई तरीका से, कई प्रकार से व्यक्त करें, ताकि प्रत्येक बालक उस ज्ञान से क्या हो सके? लाभ उठा सके, उस ज्ञान का लाभार्थी बन सके। तो देखिएगा क्या कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। भिन्न भिन्न भाषा परिवेश, क्योंकि हम लोग भाषा का कक्षा कर रहे हैं, तो भिन्न भिन्न भाषा परिवेश या परिस्थिति से आए बच्चे भी अपने भिन्नता के बावजूद आपके ही उसी कक्षा में पढ़ सके, यह सिद्धांत इसी बात पर बल देता है। और हमने आपको बताया भिन्नता क्या है, क्योंकि सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। उस भिन्नता को ध्यान में रखते हुए आप एक शिक्षक होने के नाते अपने भाषाओं को, अपने विचारों को इस तरह से क्या करेंगे? तो इस तरह से प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि सब एक रंग सीखेगा, एक बार पढ़ा दो बस हो गया। आप हम ही को देखिए, जैसे मैं पढ़ाता हूँ एक ही बात को 2 बार बोलता हूँ, 3 बार बोलता हूँ, तो भाव वही होता है, लेकिन कहने का अंदाज, कहने का तरीका में क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। जैसे अभी मैंने बोला
अंदाज, और एक शब्द मैंने कहा तरीका। भला कईयन अंदाज समझ गया होगा तो कईयन तरीका को समझ गया होगा, लेकिन मैं एक ही एकदम जिद पे अड़ जाऊँ नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही क्या है, परफेक्ट है कि देखो बाबू एक ही अंदाज से सीखो, नहीं तो जो होगा सो होगा। बस अब किसी को समझ में आया किसी को नहीं आया, लेकिन जब हमने अपने शब्दों के उच्चारण में, हमने अपने शब्दों के लहजा में अंतर किया है ना, शब्दों में अंतर किया, तो आपको समझने में क्या हो गया, आसान हो गया। यही बात कहता है कौन, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। मैं कह रहा हूँ ना, अगर CDP का ऑल क्लास जो मैं किया है, अगर नहीं किए हैं तो यूट्यूब पे पूरा क्लास पड़ा हुआ है, पूरा संपूर्ण है ना, CDP पड़ा हुआ है, CDP पड़ा हुआ है, वहां पे जाकर के पढ़ लीजिए, एक एक आपको थियरी समझ में बढ़िया से आएगी। आइए अगला हम लोग बात कर लेंगे अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत। देखेंगे ध्यान से, एक मिनट मैं थोड़ा पानी पी लूं। देखिएगा, हम लोग बात कर लेते हैं अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत, बहुत महत्वपूर्ण है, गौर से समझेंगे। कह रहे हैं कि सुनना, बोलना, फिर पढ़ना, लिखना, भाषा के इन कौशलों को क्रम में सिखाया जाए, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है। देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ, बालक जो सीखते हैं वो क्या क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, इसके अलावा और क्या भला सीखेगा, इतना ही में सब संसार समझ आएगा। तो कह रहे हैं इन चीज़ों को जब बालक को आप सिखा रहे होते हैं तो देखिए इनका कोई एक निश्चित क्रम, एक निश्चित पैटर्न नहीं है, क्योंकि भाषा के सभी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एक दूसरे से अंतः संबंधित है, एक दूसरे से अंतः संबंधित है। लेकिन इसके अगर आप अंदर जाएंगे तो तो यह एक क्रम में चलती है। हमने CDP में बताया था कि भाषा बालक का विकास क्या होते हैं, तो कोई निश्चित क्रम का पालन नहीं करता है, लेकिन हमने बताया था कि बालक का जो विकास का एक निश्चित आयाम जो है, वह आयाम एक निश्चित क्रम का फॉलो करता है। यदि हमको हिंदी सीखना पड़ेगा तो तय है कि पहले अ आ सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के हम बाकी वाक्य को लिख सकते हैं। तो यही बात कहता है अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत कि जब बालक को भाषा का आप ज्ञान करा रहे हैं तो इस समय क्या करिए कि कोई चीज़ आप पढ़ा रहे हैं, कोई चीज़ बता रहे हैं, कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो आप पहले क्या करिए, बोल करके बताइए। जब बोल करके बताएंगे तो बालक क्या करेगा, सुन करके उसको समझेगा, और तब जा करके आप इसको क्या करिए, बोलिए, तब जा करके बच्चा क्या करेगा, लिखेगा, तब जा करके एक बढ़िया सा क्रम होगा, एक बढ़िया तरीका से समझ में आएगा। तो ये इसी बात पर बल देते हैं। अगला देखिएगा, शिक्षण सूत्र के क्रियान्वयन का सिद्धांत। हमने आपको ऊपर बताया था कि हमारा जो शिक्षण सूत्र है यानी वह एक प्रकार से खाद का काम करता है। तो यह खाद क्या है हम लोग नीचे जानेंगे, तब तक इस सिद्धांत को रहने देते हैं। अगला आइए, चयन का सिद्धांत, नाम में ही काम है जी, चयन का सिद्धांत। चयन माने चुनना, चयन माने तो हम आप एक मास्टरनी बनने जा रहे हैं ना, तो हम आप जब एक मास्टरनी बनेंगे तो बालक को जब कक्षा में जाएंगे पढ़ाने के लिए, उससे पहले हमें पाठ्यक्रम को में उसमें छुपे हुए बातों को बढ़िया तरीका से चयन करना होगा, बढ़िया तरीका से व्यवस्थित करना होगा। तब तो हम आप जब बालक को जाएंगे पढ़ाने के लिए तो उसको एक विधिवत तरीका से, एक सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ा पाएंगे, और जिससे बालक में बहिर्मुखी स्वभाव का क्या होगा, विकास होगा। अगर हम आप लोग इस चयन पहले से नहीं किए रहेंगे, जाएंगे तब कहेंगे बोलो बाबू आज क्या पढ़ना है, हम लोग को क्या कैसे करना है, पता चलेगा बच्चा सोचेगा मास्टर को पते ना है तो भला हमको की पढ़ाएगा, है ना। तो इसीलिए पहले से कम ये चीज़ें आपको चयन करके जाना होगा। साथ ही साथ आपको शिक्षण विधि का भी, यानी आपको पढ़ाने का तरीका का भी पहले से चयन करके जाना होगा, तब तो आप अपनी बेहतर कर पाएंगे। यही कहता है कौन, चयन का सिद्धांत। किसी बात को किसी रूप में प्रस्तुत करके, यानी किस बात को किस रूप में प्रस्तुत करें जिससे छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए। मतलब किसी बात को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए ताकि वे सरलता पूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें।
यह इसी सिद्धांत पर बल देता है कि जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे उससे पहले आप अपने शिक्षण विधि का क्या कर लीजिए, चयन कर लीजिए। आप उस अंदाज में पढ़ाइए, उस सहज माहौल बना करके पढ़ाइए, ताकि बालक को आसानी से सब कुछ क्या हो तो समझ में आ सके। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, बालकों में बहिर्मुखी स्वभाव का क्या होगा, विकास होगा। बहिर्मुखी स्वभाव का विकास होगा। अगर बालकों में बहिर्मुखी स्वभाव का आप अगर विकास नहीं कर पा रहे हैं तो आप फिर क्या खा के शिक्षक हुए, कुछ नहीं हुए। क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि आप बालकों के अंदर बहिर्मुखी स्वभाव का क्या कर सके, विकास करा सके। क्योंकि बहिर्मुखी स्वभाव के जो बालक होते हैं ना, वो सभी चीज़ों से, चाहे वो समाज हो, चाहे वो पढ़ाई हो, या जो भी क्षेत्र हो, सभी से क्या रखते हैं, जुड़ के रहते हैं, मतलब रखते हैं, है कि नहीं। आगे देखिए, हमारा है रुचि का सिद्धांत। 7 नंबर बताता है क्या, रुचि का सिद्धांत। नामे में काम है जी, रुचि। कह रहे हैं कि आप एक मास्टर, हमने पहले बताया था यह शिक्षण का सिद्धांत किसके लिए, मास्टर के लिए कि विद्यार्थी के लिए। तो इस सब बात केकरा लिए होगा, मास्टर के लिए। तो रुचि का सिद्धांत कहता है कि जब आप बालक को कोई चीज पढ़ा रहे होते हैं तो बालक में हमेशा रुचि जागृत करते हुए पढ़ाइए। किसी विषय वस्तु के प्रति उसमें इंटरेस्ट जगाइए, तब तो उस विषय वस्तु को बढ़िया तरीका से समझेगा। जैसे हम कक्षा में आए, अब बस जे नोट्स में लिखल है बस पढ़ दी कि यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि करने वाला होना चाहिए, इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र विधियों का प्रयोग होना चाहिए, समझ में आ गया, अब फिर अगला बात पर आ जाएंगे, क्या समझे, कुछ नहीं। तो फिर आपके अंदर वो रुचि नहीं जगेगी, आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं जगेगी। तो शिक्षण रुचि का सिद्धांत कहता है कि शिक्षण वैसा हो जिससे बालकों के अंदर रुचि जागृत हो, और उस हिसाब से आप क्या करिए, बालक को पढ़ाइए। बात समझ में आई। हमने क्या कहा, हमने कहा यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षण रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रुचि पैदा करने वाला होना चाहिए, रुचि जगाने वाला होना चाहिए। इसके लिए विभिन्न शिक्षण सूत्र या शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। क्योंकि हम लोग बहुत सारे शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया। मान के जो बालक में व्यक्तिक भिन्नता है तो आप उस अनुरूप पढ़ाइएगा, तब तो बउआ को रुचि जगेगा। आप व्यक्तिक भिन्नता बुझबे न करते हैं, खाली रुचि जगा रहे तो इसे जगेगा नहीं, जगेगा। कि जिसको जो चीज़ चाहिए वो आपको जब तक पता नहीं होगा तब तक वो भला आपका बात क्यों सुनेगा, है कि नहीं। आगे देखिए, अगला हमारे सिद्धांत कहता है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नाम ही में काम है मोटिवेशन। और हम लोगों ने CDP का चैप्टर नंबर 21 पढ़ा है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। पूर्ण रूप से अभिप्रेरणा को अपना लोग पाठ पुर्जा खोले थे। वहां पर अभिप्रेरणा कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, एक आंतरिक और एक बाह्य। अभिप्रेरणा का कोई पूछे शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो बालकों में गति प्रदान करना। जिस रफ्तार से, जिस स्थिति में बालक रहते हैं उसकी रफ्तार को क्या करना, तेज करना या बढ़ाना, यही कहलाता अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो यहाँ भी भला वही कहेंगे, यहाँ बदल थोड़े जाएंगे। यहाँ भी कहते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या, कि आप एक शिक्षक होने के नाते, आप एक अच्छे शिक्षक होने के नाते बालक को इस तरह पढ़ाइए, इस तरीका से बताइए, इस तरीका से बताइए, ताकि बालक क्या करे, तो उसके अंदर मोटिवेशन पैदा हो सके, उसके अंदर अभिप्रेरणा पैदा हो सके, और तब जाकर के बालकों को पढ़ने में क्या होगा, अच्छा लगेगा। कह रहे हैं भाषा सीखने के दौरान बच्चे को निरंतर क्या करते रहना चाहिए, अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, ताकि भाषा सीखने के दौरान उनमें उत्साह और रुचि बना रहे। हम आप क्या बनने जा रहे हैं, मास्टर। ये सब सिद्धांत पता होना चाहिए कि नहीं। आइए, अगला है नियोजन का सिद्धांत। देखिए, नियोजन का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, चयन का मतलब होता है कोई चीज को चुनना, है ना। जैसे शिक्षण विधि को हमने चुना, बहुत सारे शिक्षण विधि, सबका पढ़ाने का तरीका अलग है, उन्होंने एक तरीका को अपना चुना है। एक होता है अपना क्या, नियोजन करना। इसे हम लोग कहते हैं योजना बनाना। क्या कहते हैं, योजना बनाना। अर्थात जब आप मास्टर ने बालक को पढ़ाने जाएंगे उससे पहले हम आप योजना बना के जाएंगे ना, कि आज बालक को किस किस टॉपिक के बारे में बताना है, इस टॉपिक को हमको किस उदाहरण लेके किस तरीका से, किस विधि से समझाना है, ताकि बढ़िया तरीका से बालक समझ सके, बालक के पास हम जो देना चाहते हैं वो पूरा डिलीवर हो सके 100%। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो नियोजन करना पड़ता था। पूर्व पाठ की
तैयारी करना पड़ता है, पूर्व पाठ की तैयारी करना पड़ता है। यह एक प्रकार का पूर्व पाठिका जैसी कार्य है, कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी। जैसे जैसे हमने कहा कि देखिए यह हमारी नोट्स है, तो हमने आपको आज पढ़ाना शुरुआत किया, तो इससे पहले हमने आपको नोट्स बना करके लाया ना, हमने अपनी योजना पहले बना करके आया ना कि हमें पढ़ानी क्या है, तो हमें हिंदी पढ़ानी है, तो हिंदी पढ़ानी है तो इसके लिए प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए, तब तो स्टूडेंट पढ़ेंगे। तो ये चीज़ भी क्या हुए, तो पूर्व पाठ का तैयारी हुआ। क्या हुआ? पूर्व पाठ का तैयारी हुआ। बात समझ में आई? हमने क्या कहा? तो हमने कहा कि नियोजन का सिद्धांत कहता है कि कोई का बालक को जब पढ़ाने जा रहे होते हैं उससे पहले आप क्या करिए, तो योजना बनाइए, है ना, उस योजना को क्रियान्वित करिए, उस योजना को लागू करिए, तभी तो बच्चों के अंदर विकास अच्छा से हो पाएंगे। देखिए, और आप लोगों ने सब लोग लेसन प्लान किए होइएगा। अलग बात है प्राइवेट संस्थानों में विद्यार्थी जो है कॉलेज का मुंह तक न देखता है और डिग्री हाथ में आ जाता है, वो अलग बात है। लेकिन जो विधिवत तरीका से BA DLED किए होइएगा, वो लेसन प्लान किए होइएगा। स्कूल में जाकर के पढ़ाना पड़ता है 3 महीना फर्स्ट ईयर, 3 महीना सेकेंड ईयर, अब जो भी मामला हो, ठीक है। तो पढ़ाना जो पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि जब आपको पढ़ाने के लिए जाते हैं उससे पहले एक जो है आपको डायग्राम तैयार करना पड़ता है कि आज सर फलाने टॉपिक पढ़ाएंगे, ये बात इसमें समझाएंगे, और वो इस स्कूल के जो इंचार्ज होते हैं उनको देना होता है, या फिर हेडमास्टर होता है उनको देना होता है। वो सिग्नेचर कर देते हैं, देख लेते हैं कि आपका योजना क्या है, आप आज ये बच्चे को पढ़ाएंगे, ठीक है, जाके पढ़ाइए। यानी पढ़ाने से पहले तैयारी करना पड़ता है। इसी को हम आप क्या कहते हैं? नियोजन का सिद्धांत। क्या कहते हैं? नियोजन का सिद्धांत कहते हैं। समझ में आई बात? आगे देखिए, अगला है हम लोगों का सहानुभूति पूर्ण का सिद्धांत। सहानुभूति पूर्ण का सिद्धांत कहते हैं कि हम आप एक मास्टरनी होने के नाते बच्चों के साथ प्रेम भरा व्यवहार रखेंगे, अपनापन जैसा व्यवहार रखेंगे, तब तो बालक को जब भी जो चीज़ पूछने की इच्छा हो वो खुली छूट आज़ादी के साथ वो आपसे पूछ सके। लेकिन अपना व्यवहार रखिएगा चंड जैसे, चंड बुझते हैं ना, एकदम चंडाल की तरह, जो कोई खड़ा हुआ, अरे क्या बात है, बैठो, है ना, तो भला पूछेगा। गलती से कुछ पूछियो दिया, कहीं मास्टर को नहीं आ रहा है तो पैसे पहले तो बता कर आया था, तो गलती से खाली नहीं तो पहले 2 घंटा खींचेगा, नहीं आया तो काहे ला पूछा, नहीं तो पहले कल वाला याद है बताओ। तो बउआ गलती से एक बार उसको धो दिया, अगला दिन से मन में कितना बात आएगा, तो क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। अगला दिन से कितनों बात आ जाए बालक नहीं पूछेंगे, या पूछेंगे? बताइए। तो देखिए, सहानुभूति पूर्ण का सिद्धांत क्या कहता है कि शिक्षक का व्यवहार सहानुभूति पूर्ण एवं प्रेम भरा होना चाहिए। इसका मतलब हुआ कुल मिलाकर के अपनापन जैसा भाव होना चाहिए। आपको ये लगे ही नहीं कि यह इनसे हम अपनापन जैसे जुड़े हुए नहीं हैं। जब भी जो मन करे, जब भी जो बात हो, वो खुल करके क्या कर सकें, तो पूछ सकें। क्लियर है क्या? चल, अगला हमारा अंतिम सिद्धांत है और इसका नाम है पुनर्बलन का सिद्धांत। पुनर्बलन हम लोगों ने पढ़ा है ना। पुनर्बलन का जनक कौन? पुनर्बलन कई प्रकार के, एक सकारात्मक का, दूसरा पुरस्कार, सकारात्मक नकारात्मक, अब दंड क्या होगा? तो यहाँ पर भी वही बात कहता है, कह रहा है कि जब बालक भाषा सीखने के दौरान, चूंकि हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं ना, भाषा पढ़ रहे हैं, इसीलिए जब बालक भाषा सीखने के दौरान यदि उसमें कुछ अच्छा करता है तो उसको बालक को कुछ ना कुछ क्या करिए, पुनर्बलन दीजिए। तो पुनर्बलन वो हो सकता है कि वो उसे आप वस्तु के रूप में दे या उसको मोटिवेशन के रूप में दे, लेकिन उसे कुछ ना कुछ दीजिए ताकि यही पुनर्बलन उसका आगे की सफलता का चाबी बने। जैसे मान के चलिए कि आपको हमने CDP पहली बार या हिंदी, अभी जैसे हिंदी पढ़ाया, अब हिंदी हमने पढ़ाया और हिंदी से जब आप प्रश्न बनाने के लिए बैठे तो आपको प्रश्न 1 2 4 5 बन गया, सर ये तो प्रश्न हमको बन रहा है,
हाँ तो इसीलिए तो हमने पढ़ाया, आप ऐसे पढ़ते रहिए, को प्रश्न रुकेगा। आप कहेंगे नहीं, बात तो सही कह रहे हैं कि अगर अभी बन गया तो आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। हमने आपको यही पुनर्बलन बना लिया कि आपको जो थोड़ी सफलता मिली, हमने उसी सफलता को चाबी बना लिया और उसी चाबी से हमने पूरा आपको नैया पार करा दिया, है ना। तो यह भी एक प्रकार का पुनर्बलन हुआ। वस्तु के रूप में भी पुनर्बलन हो सकता है कि कोई बालक उतनी बढ़िया तरीका से परफॉर्मेंस अपनी नहीं दिखा रही थी, बालक को हमने कहा कि बेटा ऐसे कर लोगे ना तो तुमको हम ये देंगे पुरस्कार में। बालक के अंदर जोश जुनून एकदम तेजी से जगेगा और उस चीजों को वो कर लेगा। तो इसी को बात कहते हैं पुनर्बलन का सिद्धांत। कह रहे हैं कि जब अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चे को सफलता मिलती रहती है, तब तक वह उत्साहित होकर सीखता रहता है और उसकी सफलता ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती है। तो इसी सफलता को क्या बना लिया मास्टर? चाबी बना लिया और आपको आगे की ओर उन्नति प्रगति करवाते रहा। यह कहता है पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन कहते हैं? पुनर्बलन का सिद्धांत। हमने शिक्षण सूत्र का सिद्धांत करके कुछ एगो को छोड़ रखा था। देखिए, शिक्षण सूत्र होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आगमन विधि, तो एक होते हैं निगमन विधि। एक होते हैं आगमन विधि तो दूसरा होते हैं निगमन विधि। अब आगमन का मतलब होता है क्या और निगमन का मतलब क्या होता है, इसको पहले जान लें। देखिए, आगमन विधि हम लोग उस विधि को कहते हैं जिसमें बालक को पहले उदाहरण और तब नियम दे करके सिखाते हैं, इसको कहते हैं आगमन विधि। कुल मिलाकर के अभी हम आप लोगों को क्या करते हैं, पहले कुछ चीज़ों को बढ़िया से समझा बुझा देते हैं, तब जा करके लिए चलते हैं कि देखिए इसका मतलब ये हुआ, तो आप उस एग्जाम्पल से जोड़ पाते हैं, इसको कहते हैं आगमन विधि। लेकिन फिर क्या करते हैं, पहले हम इसी को पढ़ देते और तब बता देते कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ। तो जब पढ़ रहे तो कुछ पल्ला ही नहीं पड़ा, जब बताए तब पल्ला पड़ा, है कि नहीं। तो इसको कहेंगे निगमन विधि, यानी पहले नियम तब बालक को उदाहरण दे करके बताएंगे तो निगमन विधि, और पहले उदाहरण और तब नियम लेकर के बताएंगे तो हो गए आगमन विधि। सोने से काम नहीं चलेगा, शोभा है ना, नींद पूरा लीजिए तभी तो काम चलेगी। आइए आगे हम लोग बात करें, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बात नहीं कीजिए। अब हम लोग आगमन विधि और निगमन विधि की ओर चलते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, चाहे वो सीडीपी हो, चाहे वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथिली हो, उर्दू हो, ऑल सब्जेक्ट्स में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आते हैं। डायरेक्ट, थोड़ा सा भी ना होता है। पूछेगा आपको कि बताइए पहले कोई बउआ को उदाहरण के माध्यम से सिखाया गया, अब तो नियम के माध्यम से सिखाया गया, तो आगमन विधि की निगमन विधि? कौन विधि? आगमन विधि। उदाहरण से नियम की ओर चलती है तो, नियम से उदाहरण की ओर चलेगी तो, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है तो आगमन विधि, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ती है तो आगमन विधि। गिलास नहीं है। कह रहे हैं कि जो है ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात। ज्ञात का मतलब होता है कि जो पहले बउआ जानता है, जो पहले बउआ जानता है, पहले बउआ को वो बताइए, तब जो नहीं जानता है उससे इसको लिंक कीजिए, इसको कहेंगे ज्ञात से अज्ञात। जैसे बउआ को पढ़ाना है, मान के चलिए ट्रेन के बारे में है, अब ट्रेन के बारे में बताना है, जैसे मान के चलिए कि हमको जो है एकदम वंदे भारत, नमो भारत के बारे में बताना है, बुलेट ट्रेन के बारे में बताना है, तो पहले वो जो है कोयला वाला दुदुकिया ट्रेन पर चढ़ा रहेगा तब न बुझेगा। तो कहेंगे कि क्या आपने कभी ट्रेन पर चढ़ा है? तो जब आपने ट्रेन पर चढ़ा तो आपने पहले क्या किया? तो गुरुजी पहले टिकट लिया, है ना, तब जा कर के हमने जो है ट्रेन के अंदर बैठे तो आपने क्या देखा। अब चूंकि बउआ को जब सब बात इसी समझ में आ गया तब उसी को बढ़ाएंगे चढ़ाएंगे। जैसन व्यवस्था आई में था उसी से वीआईपी व्यवस्था ऐसा होता है, इसमें टिकट काउंटरों पर मिल गया, उसमें पहले लेना पड़ता है, तो बालक इसको आसानी से समझ पाएंगे कि नहीं। इसी को कहते हैं ज्ञात से। अब वहीं अज्ञात से ज्ञात। देखिए, आगमन विधि छोटे बच्चों के लिए, निगमन विधि बड़े बच्चों के लिए। आगमन विधि के माध्यम से ना बड़का बच्चा को पढ़ाया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि वो नियम को भी नियम के साथ उदाहरण को बढ़िया से जोड़
पाता है। लेकिन छोटका बउआ है जो वह जोड़ नहीं पाता, पहले वो उदाहरण तब नियम देता है, उदाहरण के साथ वो नियम को जोड़ पाता है। तो इसीलिए छोटे बच्चों के लिए हम लोग आगमन विधि का उपयोग और बड़े बच्चों के लिए निगमन विधि का उपयोग। लेकिन एक बात और, आपके एग्जाम में जब प्रश्न पूछे कि बताइए निम्नलिखित में से निगमन विधि कौन है, तब लेंगे निगमन वाला में ऑप्शन। लेकिन सोझे पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है, एगो दे देगा उदाहरण से नियम, एगो दे देगा नियम से उदाहरण, एगो देगा ज्ञात से ज्ञात, एगो देगा अमूर्त से मूर्त। तो कौन लगाएंगे? उदाहरण से। नहीं कुछ होता आगमन विधि, जब नहीं कुछ पूछ रहा है तो आगमन विधि। जब पूछे कि आगमन के अलावा भी होता है तो होता है ना, कि होता है निगमन होता है। अपने यहाँ से पाठ पुर्जा खोल देना, चाहे बड़का बच्चा हो छोटा बच्चा हो, अगर आगमन विधि से पढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। बात समझे? लेकिन निगमन विधि से बड़े बालक समझ जाते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं कि बड़े बच्चों के लिए निगमन विधि और छोटे बच्चों के लिए आगमन विधि। बाकी ऐसा कोई ये नहीं होता है कि बड़का के लिए और ये छोटका के लिए प्रॉपर नहीं। बालक को पहले उदाहरण देते हैं, तब नियम, पहले जो जानता है तब नहीं जानता उससे जोड़ के पढ़ाते हैं तो आसानी से समझते हैं। तो चलिए, हमने देखा ज्ञात से अज्ञात कौन में, अज्ञात से ज्ञात, मूर्त से अमूर्त, यानी मूर्त मतलब होता है जो पहले देखा है, अमूर्त का मतलब जो देखा, अर्थात प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष भी किस में जाएगा? आगमन में। अमूर्त से अमूर्त निगमन में, अमूर्त से मूर्त, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल मतलब बड़े, सूक्ष्म मतलब चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे। वैसे ही बताइए, अगर निगमन में जाएंगे तो सूक्ष्म से क्या होगा और विशिष्ट से विशिष्ट मतलब होता है खास और सामान्य मतलब जनरली। पहले बुआ कोई खास कोई चीज के बारे में बताना, उसको में से खास चीज को बताइए और तब उसके सभी सामान्य जानकारियों को बताइए। अगर सामान्य से विशिष्ट होगा तो निगमन। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होना है, पूरे होशो हवास में लिखे हैं जी, पहले विशिष्ट समान उनमें आगमन, अब पहले समान तब विशिष्ट निगमन। कि लगेगा आपको है उल्टा, लेकिन यह उल्टा है, ठीक है। विश्लेषण से, संश्लेषण से, प्रत्यक्ष अनुभव से और प्रत्यक्ष की ओर, में प्रमाण से प्रत्यक्ष मतलब वही बात हुआ, प्रमाण से प्रत्यक्ष अनुभव की ओर जाती है। मतलब यहाँ पर अगर बेहतर करना चाहें तो प्रत्यक्ष अनुभव से अप्रत्यक्ष की ओर जाती है और अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष अनुभव की ओर जाती है तो और बेहतर हो जाएगी। क्लियर है? सरल से जटिल कौन में? आगमन में। जटिल से सरल, अनिश्चित से निश्चित आगमन में, और निश्चित से अनिश्चित, अनिश्चित से निश्चित, अनिश्चित से अनिश्चित निगमन में। देखिए एक बात को पकड़िएगा, इसमें जो अनिश्चित से जो निश्चित लगल है ना, अनिश्चित से निश्चित, ये अनिश्चित से निश्चित अनिश्चित बुझा रहा है, उल्टा है, लेकिन यह क्या है? सुल्टा। जैसे विशिष्ट से सामान्य आगमन, वैसे अनिश्चित से निश्चित आगमन, पूर्ण से अंश, अंश से पूर्ण, छात्र केंद्रित विधि, शिक्षक केंद्रित विधि। इसमें बउआ, इसमें बउआ अपेक्षाकृत निष्क्रिय रहता है, के तुलना में थोड़ा निष्क्रिय रहता है, मतलब उतने एक्टिव नहीं रहता। कुछ बात बुझा रहा है तो इस सबसे की बुझा रहा है? आगमन विधि वाला उत्तर है कि नहीं? ये विधि खोज पर आधारित है, निरीक्षण पर यानी जांच पड़ताल पर, विश्लेषण पर जोर देता है। ये विधि नियमों के प्रयोग और अभ्यास पर जोर देता है। समय अधिक लगता है, इनमें समय नियम से बताएंगे तुरंत समझ जाइएगा, लेकिन उदाहरण से बताएंगे तो समय ज्यादा लगता है। लेकिन ज्यादा लगता है तो दिमाग में बढ़िया से है ना, सेव भी होता है। नए ज्ञान की खोज करने में सहायक है, नए ज्ञान की खोज करने में, अब पहले से स्थापित ज्ञान का प्रयोग करने में, पहले से जो ज्ञान है उसी ज्ञान में प्रयोग करने में सहायक है। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अधिक, ये उच्च कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अधिक जिज्ञासा, तर्क शक्ति, वैज्ञानिक सोच विकसित करना कौन विधि का? वही स्मरण शक्ति माने याद रखने की क्षमता, नियमों का सही प्रयोग विकसित करना कौन विधि है? सीखा हुआ ज्ञान इसमें क्या होता है? दीर्घकाल तक याद रहता है, लेकिन इसमें रटा हुआ ज्ञान भूलने की संभावना।
आगमन विधि में शिक्षक केवल मार्गदर्शक का भूमिका निभाते हैं, केवल उसमें बउआ आपको शिक्षक केवल बउआ को सहायता मात्र करता है, मतलब करेगा बउआ खुद, लेकिन केवल मदद कौन करेगा? शिक्षक। उसको मदद कौन करेगा? शिक्षक। लेकिन इसमें सो नहीं होता है, बउआ टुकुर टुकुर देखेगा, करेगा के? शिक्षक। यानी शिक्षक मुख्य ज्ञानदाता की भूमिका निभाते हैं। समस्या समाधान और खोज परक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। समस्या के समाधान हम लोगों ने पढ़ा है सीडीपी में। पुनरावृत्ति, अभ्यास और परीक्षा की तैयारी के लिए उपयुक्त है। अल्लाह पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आगमन विधि और निगमन विधि डायरेक्ट प्रश्न आते जी, डायरेक्ट, कोई किंतु परंतु नहीं रखता है। उदाहरण से नियम, पूर्ण से अंश, पूर्ण से अंश भी है, आगमन, ज्ञात से अज्ञात, आगमन, स्थूल से सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्म भी आगमन। पता नहीं कभी कभी किसी किसी दिन मतलब इतना गला सूखते रहता है एकदम। आगमन में नहीं होगा अमूर्त से मूर्त, नहीं, इसमें मूर्त से अमूर्त। ठीक है, इसकी बात हम बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए महत्वपूर्ण बात है जी, कहीं सुन लीजिएगा। काहेला बतियाते हैं तेरे किस्से, कहानियां, कविता, जीवनी, जीवनी समझते ना, जैसे बड़े लोगों का किस्से, कहानियां, कविता, जीवनी पढ़ने से बच्चों में कल्पना शक्ति, सृजन शक्ति व चिंतन शक्ति का, किस्सा कहानियां चिंतन शक्ति का विकास होगा कि नहीं होगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शिक्षा कौन भाषा में, लेकिन 8वीं कक्षा तक कौन भाषा में? मातृभाषा में। कौन भाषा में? मातृभाषा में। क्लियर है क्या? जनरली मातृभाषा। आज में पूछेगा कि पूरा पूरी, तो नहीं, जितना हो सके उतना। नहीं समझे बात? डायरेक्ट पूछता है। जैसे कोई मान के चलिए कोई भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो कोई आएंगे तो बताइए आप ही यहाँ के टीचर हैं? हाँ है कि नहीं? लेकिन जब तहकीकात करेगा कि बताइए ये संस्था मैनेज कौन करता है, क्या है, कैसे, हाँ, तब फलाने व्यक्ति करता है कि नहीं? लेकिन डायरेक्ट नॉर्मली कुछ पूछे है ना, नॉर्मल, तो आगमन विधि का बात होगा। नॉर्मल पूछे था आगमन विधि का, नॉर्मल 8वीं कक्षा तक कौन भाषा था? मातृभाषा। क्लियर हो गया बात? आई भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य, भाषा माने भाषा, शिक्षण माने अच्छा बउआ को भाषा पढ़ाने का मेन उद्देश्य कथी है? ताकि कोनो भी स्थिति परिस्थिति में भाषा का प्रयोग, चाहे स्थिति खराब हो या सही हो, लेकिन भाषा का प्रयोग लिए ना सिखाया जाता है। तो देखिए भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चे विभिन्न स्थितियों या परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर सके। इसलिए बउआ को क्या सिखाया जाता है? भाषा सिखाया जाता है। अगला देखिएगा जी, भाषा शिक्षण या अधिगम में, भाषा शिक्षण या भाषा के प्रयोग पर बल देना। जितने ज्यादा संभव हो उतने ज्यादा भाषा का प्रयोग करवाइए, जितने संभव हो उतने ज्यादा भाषा का प्रयोग करवाइए। यह इसी बात पर बल देता है। यानी पूछेगा भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य की है? तो भाषा का आप लोग का पढ़ने का मेन उद्देश्य कथी? ज्ञान लेना। कोई अगर कहेगा कि हमारे सर ज्ञान लेने के लिए उद्देश्य है तो हमरा से मिलिए, के है के ज्ञान लेने के लिए आए हैं? कोई ज्ञान लेने के लिए नहीं आया है, सब कथी के लिए आया है? डायरेक्ट सीक्रेट एग्जाम पास। अगर कोई ऐसा मंत्र आता कहता कि एग्जाम एक भी दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल यह मंत्र ले लो, एक दिन में पास कर जाओगे। किताब कॉपी कब तो है नहीं है पता नहीं, क्या केवल क्या करना है? गुरुजी इंतजार कर रहे हैं, मंत्र दीजिए ना, है कि नहीं? केवल क्या पास करने के लिए? एग्जाम पास करने के लिए। पहिना भाषा का मुख्य उद्देश्य कथी है? भाषा का प्रयोग करना, भाषा का प्रयोग करना। अभी जो हम एक बात बताने जा रहे हैं MVBI पॉइंट से, ये दोनों देखिए जी क्या है यह पॉइंट कहता है क्या? ध्यान से सुनेंगे कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है कौन विधि? अच्छा आप लोग अनुवाद विधि बुझते हैं? अनुवाद जानते हैं कि नहीं जानते से कहिए। अनुवाद माने ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन जानते हैं ना? कोई चीज को ट्रांसलेट करेंगे, उसको क्या कहेंगे? अनुवाद विधि। ध्यान से सुनिएगा। जैसे न बताइए हमें और आपको मान के चलिए सीखना है, हमें और आपको सीखना है अंग्रेजी। क्या सीखना है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी सीखने के लिए हम लोग तो अंग्रेजी भाषी क्षेत्र के हैं, हम लोग किस भाषी क्षेत्र के हैं? मैथिली भाषी क्षेत्र के।
तो क्या हम आप लोग को अंग्रेजी सीखल होगा हो ना? नहीं, डायरेक्ट कहेगा अंग्रेजी में, आपको कोई बताएगा वाटर 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 वाटर, बोलेगा बकना गया है, पगला गया, कथी बोल रहा है। लेकिन कोई कहेगा देखिए बाबा ये पानी है ना, एकरे की कहे छिए इंग्लिश में वाटर। मतलब मातृभाषा का जब हम मेडिएटर बनाए मातृभाषा को, जब मातृभाषा को बीच में लिए आप तब बाबू के बता दिए कि क्या कहते हैं वाटर, तो समझ में आया अच्छा पानी को वाटर बोलते हैं। तो अनुवाद विधि से अगर कोई चीज को हमको सीखना है तो मातृभाषा का मदद लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। काहे कि क्या कहते हैं वाटर, क्या ना बुझेंगे तो पहले कोई बताएगा अच्छा ये वाटर है, तो क्या कर गए बुझ गए। तो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है कौन विधि? अनुवाद विधि। काजल, मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है कौन विधि? अनुवाद विधि। अब मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि? प्रत्यक्ष विधि। मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है तो ये कहना, मान के चलिए आप जो है चल गए कत्ता अमेरिका चल गए, वहां पर अंग्रेजी चलता है। आप शुरू में गए ना तो आपको पता नहीं है क्या वाटर कहा जाता है, लेकिन लोग देख रहे हैं, आप गौर कर रहे हैं। कोई कहता है कि कोई कहता है कि वाटर तो वाटर, कोई कहता है ग्रीन टी तो ग्रीन टी, ऐसे दिया। अब जब ये देता है बउआ को समझ में अच्छा ग्रीन टी मतलब ये हुआ, अब बस जान गया ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी। कि प्रत्यक्ष माने सामने, उस सामने में है, वो ककरो अनुवाद नहीं मदद ले रहा है, अनुवाद ले रहा। कोई बताया कि एकरा जो ये हरियर का चाय जैसे दिख रहा है एकरे कहते हैं ग्रीन टी, कोई बताया नहीं, तो डायरेक्ट बुझ गया चाय ग्रीन टी है, मतलब जानने लगा। कैसे? तो वो सामने से क्या कर रहा है? देख रहा है, सामने से देख रहा है। लेकिन पानी हमको दिख नहीं रहा है, ग्रीन टी हमको दिख नहीं रहा, कहेंगे ग्रीन टी ग्रीन टी ग्रीन टी, कहेगा बकना गया ही नहीं। तो इसके लिए अगर हमें अनुवाद विधि का मदद लेंगे तो हमको मातृभाषा चाहिए। मैं बीच में मातृभाषा एवे करेगा, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में क्या मातृभाषा आएगा? देखिए हमारे एक जान पहचान के हैं, ठीक है, नाम नहीं लेंगे। वो जो है जैसे हम अपने होते हैं कि कभी बचपन में जैसे झगड़ा वगड़ा हुआ 7-8 बरस में क्या हो जाता है, घर छोड़ के भाग जाते हैं। अब पहले के समय में लोग पढ़ते उड़ते नहीं थे। अभी वो देखिए अपन दादी सब काते उम्र हो गया, सेनो नहीं क्या होता है, काय को पढ़े लिखी नहीं है, कोई से ही किया वो भाग के चल गया, समझे। अब पढ़ा लिखल है नहीं, कुछ पढ़ा लिखल नहीं है, अपना हो गया। एक संजोग से अमेरिकन कंपनी में क्या हो गया, वो रह गया। अब मालिक से कहीं घुल मिल गया, अब घुल मिल गया तो धीरे धीरे अपना उसको लेके कहाँ चल गया? अमेरिका लेके चल गया। अब लेके चल गया तो चूंकि वैसे परिवेश में वो रह रहा है वहां पर, वो धीरे धीरे वो जो किसी को जैसे अपने लोग कहते इधर आप सुनिए, ओकरा कर रहा है कोई को बुलाते कम हियर, अच्छा मतलब अच्छा आंकड़ा बोला जाता है कम हियर, दिमाग में क्या कर लेगा सेव, अच्छा कम हियर माने बुलाता है, कम हियर माने बुलाता है। अभी दिमाग में धीरे धीरे सीख गया। अब वो व्यक्ति जो है एकदम क्या करते हैं, फटाटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, एकदम फटाटेदार। एक दिन के बाद क्या हुआ, वो जब गाँव आए ना वो बैंक पर गए, समझे, बैंक पर गए, बहुत भीड़ था। अब भला उधर के बैंक सब एकदम क्लीन रहता है, जाते ही तुरंत काम होता है। इधर बैंक पर आया, बहुत मगजमारी देखा ना, तो डायरेक्ट कहा कि मैनेजर कौन है, मैनेजर डायरेक्ट गया चैम्बर मैनेजर के पास, है ना, एकदम इंग्लिश अपना झाड़ दिया। सबको लगा रे भाई कितना पढ़ा लिखा एकदम। अब भाई अमेरिकन कंपनी में तो कोर्ट वोट एकदम मेंटेन किया सब कुछ, सबको लगा कितने पढ़ा लिखा है एकदम, कैसे हंस रही है, बैठिए बैठिए बैठिए, आई लाइए फॉर्म जी कैसे क्या है एकदम। अब सब कुछ कर दिया, कहा सर सैन, सबको लगा रे भाई तो मतलब क्या कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा की जरूरत है, बगैर मातृभाषा के माध्यम से क्या कर गया, सीख गया। कैसे सीख गया, कोई सर माहौल में रहा। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या मातृभाषा की जरूरत पड़ा, लेकिन अगर अनुवाद विधि से सीखेंगे तब जरूरत पड़ेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, अब मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है, पक्का अइबे करेगा, गारंटी है। ये सब प्रश्न 1 नंबर आएगा, लिखवा लीजिए हमसे। हमने कहा कि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाती है, अब मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं बनाती है। इतने बात में कोई दिक्कत? सो बात बोलिए, मेरा चाहिए ठंडा आ जाएगा जी, 1 मिनट का रह गया था, रुक दीजिए जी, पहले चाय पीने दीजिए, पढ़ाई कैसे होगा। रुकिए, वीडियो को रोकना है, सेव नहीं करना है। चलिए तो हम लोग आगे बात कर लेते हैं, है ना, क्योंकि मेरा चाय हो गया जी। ऑनलाइन वाले आप लोगों का चाय बीच में तो नहीं हुआ होगा, कहे कि आप लोगों के लिए वीडियो रुकवे नहीं करेगा, है ना, तो मेरा तो हो गया। चलिए आगे बात करते हैं भाषा शिक्षण के उद्देश्य। भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अब यह भाषा शिक्षण के उद्देश्य आखिर होता क्या है, सुनिए। की बात कोई खास
लड्डू उड्डू बट रहा है, मिठाई उठाई बोलिए, हम भी आ जाए कहीं। कह रहे हैं कि भाषा शिक्षण के उद्देश्य। अब देखिए भाषा शिक्षण का उद्देश्य आखिर कहता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अब आखिर पढ़ते कैला है भाषा से, बात कहिए, इसीलिए ना, ताकि कतो जाए तो कोनो स्थिति परिस्थिति में अपन भाषा प्रयोग करने में कोनो दिक्कत। दूसरी बात, वक्ता माने बोलने वाला, कि जे बोल रहा है पर बात को क्या आ जाए, समझ में आए, तो वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अगला, समझ के साथ पठन की योग्यता का विकास। हम लोग भाषा सीखेंगे तब ना, कोई चीज समझ के साथ पढ़ेंगे। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता, भाषा सीखे रहेंगे तब ना एकदम बढ़िया तरीका से, फरातेदार तरीका से अपने बातों को व्यक्त कर सकते हैं। सुसंगत लेकर सुंदर ढंग से सही तरीका से हम अपनी बातों को लिख सकेंगे। विभिन्न विषयों की भाषा को समझने की योग्यता का विकास। सभी विषयों की भाषाओं को बढ़िया तरीका से समझ सकते हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, जो भाषा में जो है काफी ज्यादा गहराई वाली बात है उसको भी पकड़ सकते हैं, है ना। सृजनात्मकता का विकास, इन सभी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, तो भाषा सीखते हैं। ऐसा नहीं कहते बात है, इसके अलावा भी बहुत सारे बात है जिसके लिए हम क्या करते हैं, भाषा सीखते हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिक्स का बात कर लेते हैं। जब बच्चा कोई कार्य स्वयं करके सीखता है तो उत्तर होता है। अवसर या अवसर उपलब्ध वाला उत्तर, नियम या व्याकरण वाला उत्तर, कठोर एवं कठोर व्यवहार या कठोर रवैया वाला उत्तर नहीं होता है। बात समझ में आया? तो देखिए अभी वीडियो ऑफ नहीं करनी, मैंने कहा कि ये हमारी टॉपिक हो गई क्लियर। अगली जो हमारी टॉपिक होगी वो होगी भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने सुनने की भूमिका। इस चैप्टर को कल हम इजिली खत्म कर पाएंगे, कारण क्योंकि भाषा के कार्य हम लोगों ने पढ़ रखा है। सुनना और बोलना कल की क्लास में करेंगे, और जस्ट हम लोग करेंगे 6 नंबर चैप्टर भाषा कौशल, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएंगी और तब जाकर के अपन लोग करते चलेंगे। मान के चलिए ना कि 5 से 6 क्लास में आपका हिंदी अब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए वीडियो को रोक दीजिए।